अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। 3 साल पहले एवनफील्ड केस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, उनकी बेटी मरियम नवाज और उनके दामाद कैप्टन सफदर को सजा मिली। मगर आज मरियम नवाज ने दावा किया है कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक नई दरख्वास्त दायर करना चाहती हैं, जिससे नए हक़ाइक़ सामने आएंगे और पता चल जाएगा कि ये केस क्यों बनाया गया और इसके पीछे कौन था। जबकि हुकूमत ये कह रही है कि मरियम नवाज ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रही हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज एवनफील्ड केस की समाअत हुई। समाअत के आगाज़ में मरियम नवाज ने कहा कि मेरे वकील अमजद परवेज कोरोना की वजह से बीमार हैं। 2 दिन पहले उन्होंने मेरे केस में मजीद वकालत से मुआज़रत कर ली। साथ ही मरियम नवाज ने अदालत से दरख्वास्त की कि मैं एक और पटिशन फाइल करना चाहती हूँ, मुझे मजीद वक्त दरकार है, मैं दरख्वास्त के जरिए बहुत कुछ वाज़ेह करना चाहती हूँ। समाअत के दौरान जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं, आप जिसको वकील करना चाहती हैं करें, वो आपका हक है। जस्टिस आमिर फारूक ने मरियम नवाज से पूछा कि आपको कितना वक्त चाहिए। उस पर मरियम नवाज ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुझे तैयारी के लिए 1 महीने का वक्त दरकार है। समाअत के दौरान नैब के वकील ने मरियम नवाज की समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त की मुखालफत की और इस पर मरियम नवाज ने कहा कि मैं नहीं चाहती कि ये तासुर जाए कि केस में ताख़ीर हो रही है। अदालत ने मरियम नवाज की दरख्वास्त मंजूर कर ली और केस की समाअत 23 सितंबर तक के लिए मुलतवी कर दी। समाअत के बाद भी मीडिया से बात करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि मेरी दरख्वास्त पूरा कच्चा छट्ठा खोल कर रख देगी, पता चल जाएगा कि केस क्यों बनाया गया और इसके पीछे कौन है। मैं एक बहुत ज़रूरी दरख्वास्त देना चाहती हूँ इस बेंच के सामने, जो इस केस का पूरा कच्चा चट्ठा खोल कर कौम के सामने रख देगा कि ये केस कैसे बनाया गया, मुझ पर इसके पीछे क्या था, क्या मुहर्रिकात थे, कौन था इसके पीछे और क्या करना चाहता था और कैसे वो कामयाब हुआ। मुकदमे में अपील में जो इशू है वो तो एक तकाम पर मबनी एक चीज़ है, उस इशू को सेटल किया जाए जिसके बारे में मैं दरख्वास्त देना चाहती हूँ। मैं अभी नहीं बता रही, वो मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, मेरे लॉयर्स प्रिपेयर कर रहे हैं, उसी के लिए मैंने आज टाइम मांगा है। उस इशू को सेटल किए बगैर ये मुकदमा आगे ना बढ़ सकता है, ना बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर उस इशू को सेटल किए बगैर ये मुकदमा आगे बढ़ा तो मैं ये कहने में हक बजाने भूंगी इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए। इसके अलावा मरियम नवाज ने वकील की जानिब से केस की पैरवी करने से मुआज़रत की वजह भी बताई। मेरा जो लॉयर हैं अमजद परवेज साहब, जिन्होंने शुरू से ही इस केस को कंटेस्ट किया है, जब से उनको कोविड हुआ है, उनको कमर की शदीद तकलीफ़ है और उनके लिए हफ्ते में 2 बार कम्यूट करना पॉसिबल नहीं है। उन्होंने मुझे कहा कि आप मुझे इस मुकदमे से अलहदा कर दें, क्योंकि मैं इतना कम्यूट नहीं कर सकता, तो मैं नहीं चाहता कि आपका केस सफ़र करे। तो मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट की है आप ही कंटेस्ट करें, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग, जब तक आपकी सेहत बेहतर नहीं हो जाती, मैं अपने लिए कोई और काउंसिल अरेंज करूँगी। मगर हुकूमत यह समझती है कि मरियम नवाज जानबूझकर केस को लटका रही हैं। इस हवाले से वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब बैरिस्टर शहजाद अकबर ने ट्वीट किया कि क्या ड्रामा है। पहले 1 सितंबर को गुज़िश्ता समाअत में झूठ बोला कि वकील छुट्टियों पर है, हालांकि वही वकील 31 अगस्त को लाहौर की एहतसाब अदालत में पेश हुआ। आज उन्होंने अपने वकील को निकाल दिया। ताख़ीरी हरबे और अदालत को गुमराह करने से क्या हासिल होगा, अदालत को इन हरबों की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। इसके अलावा वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब ने कहा कि मैं मरियम नवाज को चैलेंज करता हूँ कि वो अदालत को कहें कि रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत करें। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि मरियम नवाज अब 3 साल बाद क्यों हक़ाइक़ सामने लाने का दावा कर रही हैं। एवनफील्ड वो केस है जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बनाया गया। 4 साल पहले 28 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने पनामा केस में उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया और साथ ही अपने फैसले में नैब को शरीफ खानदान के खिलाफ 4 रेफरेंस दायर करने का हुक्म दिया। अदालत ने नैब को 6 हफ्तों में ये रेफरेंस दायर करने का कहा और अपने फैसले में लिखा कि नैब रेफरेंस दायर होने के बाद एहतसाब अदालत 6 माह में फैसला सुनाए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने नैब के केसेस की निगरानी के लिए मॉनिटरिंग जज तैनात करने का हुक्म दिया और बाद में चीफ जस्टिस साकिब निसार ने जस्टिस एजाजुल अहसन को मॉनिटरिंग जज मुकर्रर किया। फिर तकरीबन 1 साल के बाद इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने एवनफील्ड केस का फैसला सुनाया। 6 जुलाई 2018 को सामने आने वाले फैसले के मुताबिक नैब मुल्जिमान पर करप्शन और बददियानती साबित नहीं कर सका, इसलिए इस इल्ज़ाम से मुल्जिमान को बरी किया जाता है। मगर यह ज़रूर साबित हो गया है कि लंदन फ्लैट्स 90 की दहाई में शरीफ खानदान की मिल्कियत में रहे, इसलिए बारे सबूत मुल्जिमान पर है। वो ये साबित नहीं कर सके कि लंदन फ्लैट्स कैसे लिए गए। लंदन फ्लैट्स मुल्जिमान के ज़राए आमदनी के मुताबिक नहीं, इसलिए एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को आमदनी से ज़ायदा सासे रखने के इल्ज़ाम में 7 साल कैद बामुशक्कत और नैब के साथ ताउन न करने के जुर्म में 1 साल कैद की भी सज़ा सुनाई। नवाज शरीफ पर 8 मिलियन पाउंड यानी 1 अरब 29 करोड़ रुपए जुर्माना भी आयद किया गया। एहतसाब अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि मरियम नवाज की तरफ से पेश की गई ट्रस्ट डीड जाली निकली और मरियम नवाज ने जुर्म के इर्तिकाब में नवाज शरीफ का साथ दिया। एहतसाब अदालत ने मरियम नवाज को आमदनी से ज़ायदा सासे और गुमराह करने के जुर्म में 7 साल कैद बामुशक्कत और नैब के साथ ताउन न करने पर 1 साल कैद की भी सजा सुनाई। इसके अलावा मरियम नवाज को
2 मिलियन पाउंड यानी 32 करोड़ रुपए जुर्माने की भी सजा सुनाई गई। अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि कैप्टन सफदर ने जुर्म के इर्तिकाब में नवाज शरीफ और मरियम नवाज की मदद की, इसलिए उन्हें भी 1 साल कैद बमुशक्कत की सजा सुनाई गई। अदालत ने लंदन के चारों फ्लैट्स को जब्त करने का भी हुक्म दे दिया। इस फैसले के खिलाफ शरीफ खानदान ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू किया और फिर 19 सितंबर 2018 को इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने एवनफील्ड केस में एहतसाब अदालत के फैसले को मुअत्तल कर दिया और अपने तफसीली फैसले में लिखा कि दरख्वास्त गुजार पर इल्जाम था कि उन्होंने करप्शन, बददियानती और गैर कानूनी जराए से एवनफील्ड अपार्टमेंट हासिल किए, लेकिन इस्तगासा इस हवाले से सबूत ही पेश नहीं कर सका, जिस पर एहतसाब अदालत ने मुलजिम को इस इल्जाम से बरी कर दिया और नैब ने एहतसाब अदालत के इस बरियत के फैसले को चैलेंज नहीं किया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के तफसीली फैसले के मुताबिक एहतसाब अदालत के फैसले में नवाज शरीफ की आमदनी या फिर उन जराए का जिक्र ही नहीं किया गया। अदालत ने जब नैब के वकील से लंदन के फ्लैट की मालियत के हवाले से पूछा कि इस बारे में एहतसाब अदालत के फैसले में कोई दस्तावेज और कोई सबूत मौजूद है तो पेश किया जाए, तो नैब की तरफ से ऐसी कोई दस्तावेज और सबूत दिखाने के बजाय अदालत को यह कहा गया कि फ्लैट्स की वैल्यू का तयन गूगल से किया जा सकता है। नैब के जवाब से मुताल्लिक तफसीली फैसले में लिखा गया है कि तजर्बाकार और पेशा वराना सलाहियत के हामिल वकला से इस तरह के जवाब की तवक्को नहीं थी और इस हवाले से इस्लामाबाद हाईकोर्ट में समाअत मुकम्मल होने तक वक्त मांगने के बावजूद कोई दस्तावेजात पेश ही नहीं की गई। जस्टिस अतर मिनल्ला ने मरियम नवाज की सजा के हवाले से तफसीली फैसले में लिखा था कि उन्हें एवनफील्ड फ्लैट्स के हुसूल में नवाज शरीफ की मदद, मुआवनत और साजिश के इल्जाम में सजा दे दी गई, लेकिन एहतसाब अदालत ने अपने फैसले में 1993 से 1996 के दौरान एवनफील्ड अपार्टमेंट हासिल करने के लिए मरियम नवाज की तरफ से नवाज शरीफ की मुआवनत या साजिश से मुताल्लिक किसी सबूत का हवाला ही नहीं दिया, जबकि मरियम नवाज की तरफ से जाली ट्रस्ट डीड जमा कराने के इल्जाम से मुताल्लिक तफसीली फैसले में लिखा गया कि इस मामले पर शवाहिद का मजीद जायजा लेने की जरूरत है और उसका जायजा एवनफील्ड रेफरेंस के फैसले के खिलाफ अपीलों की समाअत के मौके पर लिया जाएगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के तफसीली फैसले के आखिर में कहा गया था कि हमारी बादियों नज़र में यह राय है कि एहतसाब अदालत के फैसले में मौजूद वाज़ेह खामियों और कमजोरियों के बाइस मुल्जिमान को दी गई सजा और जुर्म ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रह सकती। अदालत ने एवनफील्ड केस में नवाज शरीफ और मरियम नवाज की सजाएं मुअत्तल कर दी थी। फिर नैब ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, मगर जनवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने भी नैब की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अब यह केस इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जेर समाअत है और मरियम नवाज ने अब 3 साल के बाद इस केस में नए हकाइक सामने लाने का दावा किया है। हुकूमत चाहती है कि आइंदा इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से हो, क्योंकि उससे धांधली नहीं हो सकेगी और किसी जमात को कोई शिकायत भी नहीं होगी। मगर अपोजिशन ये समझती है कि हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के जरिए धांधली कराना चाहती है और अब तक अपोजिशन की किसी बड़ी जमात ने इसकी हिमायत नहीं की है और अब इलेक्शन कमीशन ने भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पर 37 एतराज़ात उठा दिए हैं। सेनेट की कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी उमूर के इजलास में इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि आइंदा इंतखाबात में बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल के लिए वक्त की कमी है, इसमें बैलेट की सीक्रेसी और शफाफियत का फुकदान है, इतने कम वक्त में इंतखाबी अमले की तरबियत मुमकिन नहीं है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ये मशीन हैक हो सकती है और उसके सॉफ्टवेयर में आसानी से रद्दोबदल किया जा सकता है। अगर कोई इंतखाबी तनाज़ा हो गया तो शवाहिद की कमी का सामना होगा और नताइज ताख़ीर का शिकार होंगे। इस पर तमाम स्टेक होल्डर, सिविल सोसाइटी की तंजीमों, NGOs और मीडिया ने अदम एतमाद का इजहार किया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तमाम इक़दाम जल्दबाजी में किए जा रहे हैं, जो कि आलमी मयारात की नफ़ी है। नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में जल्दबाजी से साफ, शफाफ और काबिल एतमाद इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन नहीं हो सकेगा। इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हॉलैंड और जर्मनी ने ट्रांसपेरेंसी ना होने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल बंद कर दिया। इटली, आयरलैंड और फिनलैंड ने सिक्योरिटी के मसाइल की वजह से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल बंद कर दिया। इलेक्शन कमीशन के 37 एतराज़ात पर आज वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि इलेक्शन कमीशन के 37 नकात में से 27 का ताल्लुक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से है ही नहीं। उन 37 पॉइंट्स को अगर आप देखें तो उसमें से 27 ऐसे नुकात हैं जिसका कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से या टेक्नोलॉजी से कोई ताल्लुक नहीं है। ये उनकी यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कैपेसिटी के बारे में है कि आया वो ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जो 10 पॉइंट्स हैं जिसका कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ताल्लुक है, वो मशीन जो कि मोस्ट ने बनाई है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी ने, उसमें सारे वो एड्रेस होते हैं। एक भी ऐसा नहीं है जो कि एड्रेस ना होता हो। अभी तक जो हमने बनाया वो बिल्कुल इलेक्शन कमीशन की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक उन्होंने राइटिंग में हमें दिया था कि ये चीज़ें होनी चाहिए। 100% हमने उस पर अमल किया और वो उससे सेटिस्फाइड हैं। आज भी उन्होंने इस बात की वजाहत की जो आज की जो मीटिंग थी कि जिसमें उन्होंने यही कहा है कि उनका ये जो रिपोर्ट उन्होंने जो 37 पॉइंट्स की जमा की है वो इस मशीन से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। जाहिर है क्योंकि आज उसका इम्तिहान हो रहा है तो कल नतीजा कैसे हो सकता है। इसके अलावा शिबली फराज ने कहा कि रोज़ाना 2000 मशीनें बन सकती हैं और 2 साल में अमले की तरबियत भी हो सकती है। 2000 मशीनें डेली बन सकती हैं, यानी कि 6 महीने में ये मशीनें बन जाएंगी, ये कोई इशू नहीं है। 2 साल में आपकी ट्रेनिंग भी हो सकती है,
आपकी मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकती है, आपकी डिप्लॉयमेंट भी हो सकती है, लेकिन ये सारी चीज़ें, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है। पैसे कितने चाहिए ये भी उनका मसला है, किस तरह से पहुंचाना है ये भी उनका मसला है। इलेक्शन कमीशन का काम ही यही है। क्या वाकई इलेक्शन कमीशन मुतमईन हो गया है? कल ब्रीफिंग दी और आज मुतमईन हो गया है और 2023 तक तमाम इंतजामात हो जाएंगे।